Once again wish you all a very good afternoon. Yes, homework discussion करना है, करेंगे थोड़ी देर में. Yes, before that let's start fresh with a new topic. आज का टॉपिक बहुत छोटा सा, एकदम सिंपल सा टॉपिक, लेकिन ढेर सारे न्यूमेरिकल्स. फॉर्मूला सिर्फ एक, टॉपिक छोटा सा, लेकिन न्यूमेरिकल्स बहुत सारे करेंगे. ओके, सो शुरू करेंगे. ये तो देखो यहां पर ये टॉपिक है हमारा. क्या आपने ये क्लास 10th में भी पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है ना. वाटर के अंदर पेंसिल ऐसे बेंड हुआ दिखता है, कॉइन ऐसे ऊपर रेज हुआ दिखता है ना. वो कॉन्सेप्ट है आज का. ओके, चलो स्ट्रेट अवे लेट्स जंप टू द टॉपिक. क्या बोलता है देखो, क्या दिखता है आपको? कुछ इस तरह का डायग्राम देखने मिलता है. जनरली डायग्राम ऐसे दिखता है, और अगर आपने रियल में लाइव देखा होगा तो एक्चुअली ऐसे ही दिखता है ना. एग्जैक्टली लाइक दिस. आप पेंसिल ऐसे पानी में डालते हो, बट पानी के अंदर वो ऐसे बेंड दिखता है. ऐसा क्यों? ओके, बेसिक से स्टार्ट करेंगे कहानी. देखो यहां पर, दिस इज द एक्चुअल पेंसिल, है ना, ये वाला. दिस इज योर एक्चुअल पेंसिल. ओके, चलो एक काम करेंगे, हम एक रे ले लेते हैं सिर्फ. ओके, ये जो इसका एंड पॉइंट है, यहां से बहुत सारे रेज बाहर निकल रहे हैं, बहुत सारे रेज. ओके, उसमें से हमने मान लो 2 रेज कंसीडर किए सिर्फ. लेट अस कंसीडर 2 रेज आउट ऑफ इट. ओके, आई विल ड्रॉ द डायग्राम अगेन. ये डायग्राम तो एज इट इज आपको देखने मिल गई. ये डायग्राम तो एज इट इज दिख रही है. इसके साथ साथ में मैं डायग्राम बनाता हूं एक पॉइंट का. ओके, मान लो इसके अंदर आपने एक लिक्विड ले लिया, लेट्स कॉल इट वाटर. अभी के लिए इसके अंदर आपने वाटर लिया. ओके, ओके, दिस इज द कॉइन. आपने इसके अंदर रख दिया बच्चों एक कॉइन नीचे. यहां पर एक कॉइन रखा. प्लीज अंडरस्टैंड द फैक्ट कि यहां से बहुत सारे लाइट के रेज बाहर निकल रहे हैं, बहुत सारे. ये रेज जब आपकी आंखों में एंटर करेगा तो आपको कॉइन दिखाई देगा, है ना. मतलब यहां पर है सन से लाइट आ रहा है, इसके ऊपर फॉल कर रहा है और उससे रिफ्लेक्ट करके बाहर आ रहा है, और वो आपके आईज में जा रहा है, तब आपको वो कॉइन दिखाई दे रहा है. वेरी गुड. तो हम क्या करते हैं, जो इतने सारे रेज यहां से बाहर निकल रहे हैं, उसमें से सिर्फ 2 रेज को कंसिडर करते हैं. दिस इज द कॉइन. इस कॉइन को गाइस मैं अभी के लिए एक छोटा सा पॉइंट बना देता हूं, एक छोटा सा पॉइंट. इसमें से हम कंसिडर करेंगे 2 रेज. बहुत सारे रेज है, हम कंसिडर कर रहे हैं सिर्फ 2. तो मान लो पहला वाला रे में ये वाला कंसिडर कर रहा हूं, जो विदाउट रिफ्रैक्शन बाहर चला गया, है ना, जो सीधा सीधा विदाउट रिफ्रैक्शन बाहर गया. ओके, दूसरा रे में ये कंसीडर कर रहा हूं, जो यहां पर दिस इज द नॉर्मल एंड इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. और कोई बच्चा अगर उसको यहां से देख रहा है तो उसको क्या दिखाई देगा? ये रे कहां से आया, ये रे कहां से आया. ओके, उसको दिखाई देगा कि भैया ये वाला रे तो इधर से आया, यहां से, है ना, यहां से आया, ये पॉइंट से. करेक्ट. तो इसको ये वाला कॉइन जो यहां पे रखा था वो इस पोजीशन पे दिखाई देगा, इतना ऊपर दिखाई देगा. एक्चुअली वहां है क्या? नहीं, धोखा है, धोखा. यस, ये इसका एपेरेंट पोजीशन है, धोखादायक पोजीशन. वैसे ही पेंसिल को देखो यार एक बार फिर से, है ना. ये पॉइंट पेंसिल का बॉटम यहां पर है, यहां से 2 रेज निकला. ये है रे नंबर 1 और ये रिफ्रैक्ट होके इधर गया. ये है रे नंबर 2 और ये यहां पर है नॉर्मल, और ये बेंड हुआ अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इसको क्या लगा? जो पर्सन यहां से देख रहा है उसको ऐसा लगता है कि ये रे यहां से आ रहा है और ये वाला रे यहां से आ रहा है. तो पेंसिल का जो बेस है वो बेस यहां पे दिखता है. एंड द सेम स्टोरी रिपीट्स विद ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स एज वेल. ये वाला पॉइंट यहां पे दिखेगा, ये वाला पॉइंट यहां पे दिखेगा, ऐसे करते करते यहां तक ये वाला पॉइंट कहीं यहां दिखेगा. करेक्ट. और ये ऊपर वाला पेंसिल तो एज इट इज. तो इसलिए ऐसा फीलिंग आता है
या ऐसा दिखता है कि ये पेंसिल यहां तक ऐसे आके ऐसे बेंड हो गया, वेरएज ऐसा है नहीं, सिर्फ आंखों का धोखा है ना। दिस इज एब्सोल्युटली ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन हुआ लाइट का यहां पर, लेकिन यहां पे देखो सीन क्या है, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम अ डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर से रेयरर में ट्रेवल कर रहा है ना। चलो, क्या ये चीज समझ में आई? एंड आई एम श्योर ये सब आपने देखा है, यस, क्लास 10th में ही सीखा है, देखा है, ग्लास में पेंसिल डाल के भी देखा होगा, और ये क्लियरली कुछ इस तरह से विजिबल होता है, एंड दैट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो, राइट, इस तरह का डायग्राम बनता है। फाइन, ये तो बहुत सिंपल हो गया। चलो इसका कुछ टेक्निकल डिटेल्स देखते हैं, और एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, है ना, और पूरा क्लास भर वही फॉर्मूला लगेगा। ध्यान दो अच्छे से, फिर से सेम डायग्राम बना रहा हूं, कुछ छोटा मोटा एक दो हल्का फुल्का सा अजम्पशन रहेगा, अजम्पशन तो कुछ नहीं रहेगा, बट या काइंड ऑफ, ओके। यहां तक है, मान लो आपका एक लिक्विड, ठीक है, यहां पर रखा हुआ है आपका एक कॉइन, यस, कॉइन का सरफेस से, बच्चों दिस इज द सरफेस, दिस इज द इंटरफेस, है ना, द बाउंड्री बिटवीन चेंज ऑफ मीडियम, ओके। यहां से इस कॉइन का जो डिस्टेंस है वो है d, दिस इज कॉल्ड एज डेप्थ ऑफ द कॉइन, पानी से कितना नीचे है इज कॉल्ड एज डेप्थ ऑफ द कॉइन। इस कॉइन से बहुत सारे रेज बाहर निकल रहे हैं, इसमें से हम कंसीडर करेंगे 2 रेज, क्योंकि यार इमेज बनाने के लिए हमको 2 रेज की जरूरत होती है। तो पहला वाला रे हमने लिया जो सीधा ऊपर गया, विदाउट रिफ्रैक्शन ऊपर चला जाएगा, ओके, सिंपल। दूसरा रे हम ले लेंगे कोई भी, तो मैंने मान लो ये वाला रे ले लिया, दिस इज द नॉर्मल एंड इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ओके। तो यहां पर बच्चों मैं इसको बेंड करवा देता हूं, मान लो इधर की तरफ, ओके, थोड़ा ज्यादा बेंड हो गया, थोड़ा कम बेंड करते हैं उसको, ओके, चलो इधर की तरफ बेंड हो गया। अगर कोई बच्चा इसको देखने की कोशिश कर रहा है तो क्या उसको ये ऑब्जेक्ट दिखेगा? नहीं दिखेगा, है ना, क्योंकि देखो यार एक रे यहां पे जा रहा है, दूसरा रे यहां पे जा रहा है, यार इतना बड़ा आईज किसका होता है? किस इंसान की आंखें इतनी बड़ी होगी कि ये रे और ये रे दोनों उसकी आंखों में जाएगा? भैया इतना बड़ा आंख तो नहीं हो सकता ना किसी का, इतना बड़ा आईज तो हो नहीं सकता किसी का, है ना। ऑब्जेक्ट का इमेज कब बनेगा? जब सारे के सारे रेज उस ऑब्जेक्ट से निकलते हुए आपकी आंखों में जाएंगे, है ना। ये एक रे इधर जा रहा, दूसरा रे इधर जा रहा, तो दोनों रेज आपकी आंखों में जाना चाहिए, है ना। तो हम अज्यूम करेंगे कि ये रेज बहुत पास है, ये जो एक्चुअली रे इतना दूर जा रहा है वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा है। देखो यहां पर ये है रे नंबर 1 और बच्चों ये है रे नंबर 2, और यहां से कोई इंसान उसको देख रहा है। द रेज आर वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, मतलब पहला रे कौन सा? जो सीधा गया। दूसरा रे कौन सा? जस्ट उसके बगल वाला, ये वाला, है ना। और वो रिफ्रैक्ट भी इतना सा होगा, एकदम इतना सा रिफ्रैक्ट होकर के जाएगा। ये हमारा छोटा सा यहां पर, यस, लॉजिक है बोलो या अजम्पशन है बोलो, राइट। तो डायग्राम तो हम ऐसे ही बनाएंगे, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हाँ यार ये बहुत पास में है, राइट। अब ध्यान देना अच्छे से, ओके। मान लो ये है जो भी मीडियम, वाटर है, ऑयल है, जो भी मीडियम है ना, वहां पर इंसिडेंट हुआ रे, सी दिस इज द इंसिडेंट रे, वेरी गुड। तो बच्चों ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, एक आइडिया करेंगे अभी के लिए। हम क्या करेंगे, ये आई है तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बोल दूंगा म्यू आई। क्यों म्यू आई? फॉर्मूला याद करने में इजी हो जाएगा इसलिए, और कोई रीजन
नहीं, आप म्यू1 म्यू2 बोल दो, कोई टेंशन नहीं होती। ओके, तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ओके, तो ये वाला जो भी मीडियम रहेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर बोल देते हैं, ठीक है, चलेगा, है ना। अब ध्यान देना यहां पे जरा, दिस इज आई, तो ये भी आई हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल से, बहुत बढ़िया, ये भी आई हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल से, ये भी कहानी। अब यहां से जो भी इंसान उसको देख रहा है, जो भी इंसान उसको यहां से देख रहा है, उसको लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट कहां पर है, उसको लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन, ऐसा उसको लग रहा है। तो इसको हम बोलेंगे कॉइन का एपेरेंट पोजीशन। एपेरेंट मतलब जो ऐसा लगता है वो पोजीशन। और बच्चों सरफेस से मैं उसका हाइट ले लूंगा डी डैश, डी डैश, सरफेस से सारे डिस्टेंसेस मेजर करना है, याद रखना। ओके, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस। तो सरफेस से नीचे ये डिस्टेंस हो गया डी, और सरफेस से नीचे ये डिस्टेंस हो गया डी डैश, एपेरेंट हाइट, एपेरेंट डेप्थ, है ना। तो उसको ऐसा लगेगा कि इस हाइट के ऊपर वो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मान लो उसको एक टास्क दे दिया कि भाई एक बो एंड एरो ले और उस ऑब्जेक्ट को शूट कर दे मस्त से। यस, वो किधर की तरफ निशाना लगाएगा, वो निशाना लगाएगा इधर, और चूक जाएगा, और कंप्लीटली रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट उधर है ही नहीं यार, वो ऑब्जेक्ट तो उधर है ही नहीं, तो वो है उसका धोखा, करेक्ट। तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। या फिर कब सक्सेसफुल होगा, जब उसको ये सारा डायनामिक्स पता है, और उसको ये पता है कि मैं कहां पर क्या करूं तो कैसे होगा, क्या होगा, ये सारा डायनामिक्स अगर पता है तो होगा सही। ओके देन लेट्स एनालाइज इट कि क्या हो रहा है आगे। ठीक है, देखो जरा, ये हो गया आई, ये हो गया आई। ओके, ये हो गया एंगल आर, दिस इज एंगल आर, है ना। दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो बच्चों क्या ये एंगल भी आर हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, देखो तो जरा, ये एंगल आर, ये भी एंगल आर, ऐसा है, सी ऐसा, है ना। सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, और आए तो ये भी आए, कैसे, ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, तो अब इसका थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाते हैं यार, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में ज्योमेट्री तो बनता है। इसको मैं बोल देता हूं पॉइंट ए, इसको मैं बोल देता हूं बी, इसको मैं बोल देता हूं सी और डी, ए बी सी डी, बस इतने पॉइंट्स की हमको जरूरत है। अब ध्यान देना अच्छे से, स्टेटमेंट नंबर 1, tan आई, आप ले लो बच्चों ट्राइंगल ए सी बी, इन ट्राइंगल ए सी बी tan आई, tan ऑफ आई इज इक्वल टू ऑपोजिट दैट इज ए बी अपॉन एडजेसेंट दैट इज डी, ये पूरा, ये डी है, वेरी गुड। स्टेटमेंट नंबर 2, इन ट्राइंगल ए डी बी once again tan r is equal to opposite that is AB divided by adjacent that is D dash AD, है ना, which is D dash। ओके, बहुत बढ़िया, कोई टेंशन नहीं। बट हमने बोला, बट we said that I and R are very very small, बहुत ज्यादा स्मॉल है I और R। ये देखो, ये एंगल I, हमने सीखा, क्या सीखा, कि ये पहला वाला रे सीधा जा रहा, दूसरा रे जस्ट उसके बगल वाला है ना, जो बहुत ही पास से गया ऐसे, तो ऑलमोस्ट ये एंगल तो बहुत ही स्मॉल हो गया, है ना। बहुत मतलब कितना स्मॉल हो गया, बहुत मतलब इतना स्मॉल हो गया कि I is tending to 0 and R is also almost tending to 0, बहुत पास है जीरो के, बहुत ही पास है। तो जब I और R 0 के जितना होता है, तो बच्चों tan I is equal to sin I,
ऐसे होता है, मतलब tan i की वैल्यू sin i की वैल्यू और i की वैल्यू सेम होगी। ये हमने बहुत बार पढ़ा है। इफ थीटा इज टेंडिंग टू 0 देन sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है। अच्छा, अभी r भी तो 0 जा रहा है, तो कैन आई से tan r इज इक्वल टू sin r। ये सब इक्वल हुए, r tan r sin r एवरीथिंग इज इक्वल। तो यहां तक की कहानी समझ में आई क्या? एवरीबडी, किसी को कोई डाउट तो गो अहेड एंड आस्क। यस, कम ऑन। नथिंग? ओके, ग्रेट। अब आ जाओ जरा यहां पे पॉइंट बी पे, पॉइंट बी के ऊपर आ जाओ। और कल हमने जो पढ़ा था स्नेल्स लॉ, पॉइंट बी के ऊपर स्नेल्स लॉ लगा दो। देखो यहां पे कैसा है, ये है आपका बी, यहां से आया इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। इसका मैंने बोला आपको म्यू आई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू आर। क्या होगा यहां पे देखो जल्दी से, फिर I इंटू साइन ऑफ, सॉरी, म्यू आई इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन आर। एब्सोल्युटली फाइन, वेरी गुड। म्यू आई इंटू टैन आई इज इक्वल टू म्यू आर इंटू टैन आर। ऐसे कैसे? यस, अभी अभी तो बोला साइन आई इज इक्वल टू टैन आई, तो साइन आई के बदले टैन आई डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इधर, है ना। चलो, तो दैट इज इक्वल टू बच्चों म्यू आई इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टैन आई, ए बी बाई डी। द वैल्यू ऑफ टैन आई इज ए बी बाई डी एंड दैट इज इक्वल टू म्यू आर इंटू वैल्यू ऑफ टैन आर इज ए बी बाई डी डैश। तो ये हो जाएगा गाइस ए बी बाय डी डैश। ए बी से ए बी कटा, you have mu I upon d is equal to mu r upon d dash and this is the only formula for today। आज हमारा डिस्कशन टॉपिक खत्म, अब चलेंगे भर भर के न्यूमेरिकल्स। उससे पहले और थोड़ा सा बताऊंगा, डोंट वरी, फिर उसके बाद, है ना। सो दिस इज आवर मेन फॉर्मूला फॉर टुडे। यहां पे क्या याद रखना है आपको, इस फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करके देता हूं। दिस इज द म्यू ऑफ इंसिडेंट मीडियम, जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपॉन रियल डेप्थ। देखो जरा, डी मतलब क्या, कॉइन का रियल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ, है ना। तो d क्या है, d इज कॉल्ड एज द रियल डेप्थ ऑफ द कॉइन। एक्चुअली इतने नीचे रखा है तो रियल डेप्थ। d डैश क्या है, d डैश को बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। यस, d डैश धोखादायक डेप्थ, यस दैट इज d डैश। तो हम क्या लिख रहे हैं यहां पे, म्यू किसका, इंसिडेंस का, जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बना उसका म्यू, अपॉन रियल डेप्थ इज इक्वल टू जहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना उसका म्यू, अपॉन एपरेंट डेप्थ। ये रहेगा आपका एक अकेला सिंगल फॉर्मूला। हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसको लगा दो। देयर इज अ शॉर्टकट ऑल्सो टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, लेकिन शॉर्टकट कभी नहीं यूज करना, सिखाऊंगा भी नहीं, छोड़ दो। क्योंकि शॉर्टकट से एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, दूसरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशंस है। ओके, अच्छा आप ध्यान देना यहां पर जरा, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओनली। ओके, हमने क्या बोला, हम बोल रहे हैं यहां पर अभी के लिए कि भैया ये वाटर है और ये एयर है। तो ये फॉर्मूला हमने किसके लिए डिराइव किया, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया जब रिफ्रैक्टेड रे आपका एयर में जा रहा है। ओके, अगर मैं बोलूं कि रिफ्रैक्टेड रे आपका एयर में जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ वाटर अपॉन डी इज इक्वल टू म्यू। अच्छा चलो यार, इसको नहीं बोलेंगे, मैं अगले पेज पे बताता हूं। ओके,
अननेसेसरी कोई कंफ्यूजन नहीं। चल यहां देखो, अगर मैं बोलूं कि ये है वाटर और ये है एयर, ओके, सो फॉर वाटर एंड एयर का पेयर, यस, ये इंसिडेंट रे, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां ध्यान देना, म्यू आई अपॉन डी इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन डी डैश। व्हाट इज म्यू आई? म्यू ऑफ वाटर है ना, व्हाट इज डी? डी तो डी ही है। व्हाट इज म्यू आर? इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइडेड बाय डी डैश। यहां से देखो मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिलेगा म्यू अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन डी डैश इज इक्वल टू 1, refractive index of air is 1, and therefore from here I get d dash is equal to d upon mu of water. This is your formula only and only if the refracted ray going into air. अगर ये एयर में जा रहा है तो हमने क्या किया, इसके बदले 1 डाल दिया, ये इसके बदले हमने 1 डाल दिया, इसलिए हमारा ये फॉर्मूला आया। वाटर के बदले कोई भी मीडियम ले लो बच्चों, तो ये हो जाएगा डी डैश इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। दिस गाइस इज एप्लीकेबल only when refracted ray is going into air। याद रखना इस चीज को, ओके। अगर एयर में नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, इसके बदले जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डालो, इसकी वैल्यू डालो एंड यूज दिस फॉर्मूला, ओके। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एपरेंट डेप्थ। मतलब आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भैया उसको वो कितना ऊपर दिख रहा है, उसको किस डेप्थ पे, ये जो ऑब्जर्वर है उसको किस डेप्थ पे दिख रहा है, तो हम डी डैश की वैल्यू निकालेंगे, है ना। और ये जो चीज है दिस थिंग यहां पर, ये यहां से लेकर के इतना डिस्टेंस, ये क्या है, ये है d माइनस डी डैश। सी दिस इज d, दिस इज d डैश, d माइनस डी डैश। इस d माइनस डी डैश को बोलते हैं शिफ्ट। शिफ्ट कितना ऊपर शिफ्ट हो गया, पॉइंट कितना ऊपर शिफ्ट हो गया, उसको बोलते हैं शिफ्ट। तो यहां से शिफ्ट कितना हो जाएगा, देखो तो जरा फिर, अगर मैं यहां पे निकालता हूं शिफ्ट, व्हाट इज शिफ्ट इक्वल टू, शिफ्ट इज इक्वल टू d माइनस डी डैश। वैसे तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी d माइनस डी डैश क्या है, d अपॉन म्यू, d अपॉन म्यू which is equal to बच्चों d into 1 minus 1 by mu. This is the direct formula for shift, है ना। शिफ्ट याद ही मत रखो आप शिफ्ट का कॉन्सेप्ट समझ लो कि शिफ्ट मतलब भैया कितना ऊपर शिफ्ट हुआ है। आप d डैश निकालो, है ना, और d माइनस डी डैश करके शिफ्ट निकाल लो कि कितना शिफ्ट ऊपर हुआ है। तो अगर आपको पूछा कि एपरेंट डेप्थ बताओ तो d डैश रहेगा आपका आंसर। आपको बोला शिफ्ट बताओ तो ये नीचे वाला कि कितना ऊपर शिफ्ट हुआ है, एज सिंपल एज दैट, है ना। दो चीजें हैं हमारे पास, एक है d डैश दैट इज एपरेंट डेप्थ और एक है शिफ्ट, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर शिफ्ट। एक चीज वापस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ओनली व्हेन द रिफ्रैक्टेड रे इज गोइंग इनटू एयर। क्यों बच्चों, क्योंकि हमने यहां पर इसका वैल्यू 1 डाला। मान लो अगर एयर नहीं होता, है ना, तो मैं यहां 1 नहीं डाल पाता, तो अगर 1 नहीं डालता तो फिर ये फॉर्मूला गलत हो जाता। तो ये सिर्फ और सिर्फ एयर के लिए, बाकी चीजों के लिए हमेशा हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला। व्हाट डज इट से, यू म्यू इंसिडेंट अपॉन रियल डेप्थ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टेड अपॉन एपरेंट डेप्थ, ओके। तो जो इंसिडेंट है उसके साथ रियल डेप्थ आता है, जो रिफ्रैक्टेड है उसके साथ एपरेंट डेप्थ आता है। चलो कोई डाउट है क्या, किसी को कुछ पूछो तो कम ऑन, किसी को कोई डाउट है तो कम ऑन गो अहेड एंड आस्क।
एनी डाउट, एनीबॉडी, छोटा मोटा कुछ भी? यस? ओके ग्रेट। चलो अब यहां देखो तो जरा, यहां देखो केस नंबर 2, दूसरा चीज करते हैं हम लोग। क्या करेंगे? ओके अभी इस बार ही ना ऑब्जर्वर अंदर है, ऑब्जर्वर इज इनसाइड, पानी के अंदर एक ऑब्जर्वर जाके बैठा, पानी के अंदर एक ऑब्जर्वर जाकर के बैठा। यहां पर बच्चों एक ऑब्जेक्ट है, मान लो दिस इज अ स्विमिंग पूल, ओके, और यहां पर एक बच्चा खड़ा है। यस, सरफेस से, प्लीज ध्यान देना, सरफेस से इसका हाइट है बच्चों d, ऑल हाइट्स आर मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस, है ना, यहां पर भी लिख देने की जरूरत है क्या? ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस। ओके वापिस देख लो, यहां पर d को भी हमने सरफेस से मेजर किया, d डैश को भी सरफेस से मेजर किया, है ना। अच्छा अब ये कहानी देखो तो जरा, ये कहानी देखो। ओके यहां से रे ऑफ लाइट आएगा, इधर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी याद रखना। ओके यहां से आया एक रे ऑफ लाइट, ओके, और यहां पर ये जाने वाला है टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहां पर ये जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब मान लो यहां पर एक बच्चा खड़ा है पानी के अंदर, है ना, और वो ऊपर वाले को देख रहा है, इसको मैं नाम देता हूं ए, इसको नाम देता हूं बी। यस, बी ए को देख रहा है, बी, अच्छा मैंने डायग्राम सीधा बनाया यहां से ऐसे। अब जब बी ए को देखेगा तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगेगा, है ना, ऐसे, ये इसको देखेगा ऐसे यहां से, है ना, तो उसको ये रे कहां से आता हुआ दिखा? उसको रे आता हुआ दिखा यहां से, है ना, तो उसको ऐसे लगता है कि ए यहां पर है, उसको ऐसे लगता है कि ए वहां पर है, मतलब उसके लिए एपेरेंट हाइट क्या हो जाएगा? इसको मैं डी नहीं बोलूंगा बच्चों, इसको मैं एच बोलता हूं। दिस इज द रियल हाइट एच फ्रॉम द सरफेस। इसको क्या हाइट दिख रही है? इसको दिख रही है भैया ये वाली हाइट, एंड दिस इज योर एपेरेंट हाइट एच डैश। तो अगर पानी में से ऊपर देख रहा है तो उसको वो बच्चा ज्यादा हाइट पे दिखाई दे रहा है ना। किसी को कोई डाउट है इसमें? अगर आप अज्यूम कर लेते हो कि ये मीडियम एयर है, यस, अगर ये मीडियम एयर है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा एपेरेंट हाइट, एपेरेंट हाइट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इनटू रियल हाइट। देखो एपेरेंट हाइट बड़ा होने वाला है ना, यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, एपेरेंट डेप्थ एक्चुअल डेप्थ से छोटा रहेगा, एपेरेंट डेप्थ एक्चुअल डेप्थ से छोटा रहेगा। यस देखो तो जरा, सी डी की कुछ तो वैल्यू ले लो, मान लो 10, मान लो अभी के लिए 10, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो अगर बच्चों मैं इसको 1.5 भी लेता हूं तो ये वैल्यू 10 से तो छोटी हो गई, हाँ कि नहीं, 10 से वैल्यू छोटी हो गई, तो एपेरेंट डेप्थ इज ऑलवेज स्मॉलर देन डी if the light is traveling from a denser to rarer medium, if the light is traveling from denser to rarer medium, देख लो यहां पे डेंसर से रेरर में जा रहा है, तो इन दैट केस वाटर से एयर में जा रहा है, इन दैट केस एपेरेंट डेप्थ हमेशा छोटा रहेगा। लेकिन इफ वाइस वर्सा इज द केस, देन मतलब मान लो यहां है एक लिक्विड 1 और यहां है एक लिक्विड 2, ओके, दोनों लिक्विड है, इस लिक्विड से रे ऑफ लाइट जा रहा है ऐसे, यस, तो एपेरेंट डेप्थ बड़ा रहेगा या छोटा, ये कैसे समझेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे से समझेगा। यस, इफ ये वाले लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है अगर, तो एपेरेंट डेप्थ यहां पे आएगी, अदरवाइज एपेरेंट डेप्थ गाइस यहां पे भी आ सकती है, ओके, तो कोई टेंशन नहीं, आप वो जो मेन फॉर्मूला था ना वो लगाना, बस कॉन्सेप्ट लगाना, कॉन्सेप्ट को पकड़ो उसको लगाओ। फिलहाल यहां देखो, इसको लगेगा कि ये बच्चा इस हाइट पे खड़ा है, तो एपेरेंट हाइट एपेरेंट विल बी इक्वल टू म्यू इनटू रियल हाइट,
देखो apparent height is equal to mu times of real height and mu का वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो apparent height will be greater than real height. Apparent height will be greater than real height if the refracted medium is air, या फिर rather एक मीडियम एयर है ना, यहां से एयर में अगर आप कंसीडर करो रिफ्रैक्शन, सी यहां से इंसिडेंट रे आया, एयर में रिफ्रैक्ट हो रहा है, यस ओनली फॉर एयर, अदरवाइज पता नहीं, ओके, अदरवाइज यू विल हैव टू फाइंड इट आउट, ठीक है। ऐसा सिनारियो है, नीचे वाले बच्चे को दिखेगा कि ये यहां पे खड़ा है और इधर से ऊपर वाले को दिखेगा कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट यहां पर है, दोनों भी धोखादायक सिचुएशंस, बट ऐसा दिखता है रियल में, ओके। तो अब हम करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस, उससे पहले क्या आपको कोई डाउट है तो पूछ लो, कम ऑन। वी हैव ओनली वन फॉर्मूला, अब से ना सारे फॉर्मूला भूल जाओ, एयर वाला स्पेसिफिक केस ये वो, नथिंग, सिर्फ एक याद रखना है आपको, व्हाट इज दैट, यहां पे लिखता हूं फिर से, म्यू इंसिडेंट अपॉन रियल डेप्थ इज इक्वल टू म्यू, यस, रिफ्रैक्टेड अपॉन एपरेंट डेप्थ, एज सिंपल एज दैट, खत्म, ओके। बस वो याद रखना, बाकी सारे फॉर्मूला हो जाता है, सो ओनली वन फॉर्मूला, लेट्स ट्राई। ओके, 10th स्टैंडर्ड का सवाल, 10th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक से ही उठाया है, एक्चुअली आईसीएससी की टेक्स्ट बुक से उठाया है, ओके। अ कॉइन केप्ट इनसाइड वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस मच, व्हेन व्यूड फ्रॉम एयर इन अ वर्टिकल डायरेक्शन अपीयर्स टू बी रेज्ड बाय 2 mm, 2 mm से वो ऊपर आ गया, ओके। फाइंड द डेप्थ ऑफ द कॉइन इन वाटर, देखो तो यहां पे एक बार, है ना, कॉइन एक्चुअली यहां रखा है, दिख यहां रहा है, यस, ये है सरफेस ऑफ वाटर, तो बच्चों ये हो गया रियल डेप्थ, रियल डेप्थ को मैं x मान लो क्या, ओके, d मान लो, x मान लो, जो मानना है मान लो, ओके। फॉर्मूला में हम d लेते हैं तो d मान लो, वेरी गुड। एपरेंट डेप्थ कितना है, d डैश, यार ये वैल्यू किसका दे रखा है, 2 mm, यस, appears to be raised by 2 mm, मतलब ये वैल्यू 2 mm दे रखा है ना, शिफ्ट का वैल्यू दे रखा है 2 mm, शिफ्ट का, यस, हाउ मच इज द शिफ्ट, द शिफ्ट इज इक्वल टू 2 mm, क्या बोल रहा है, फाइंड द डेप्थ ऑफ द कॉइन इन वाटर, फाइंड द डेप्थ ऑफ द कॉइन इन वाटर, ओके। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है शिफ्ट का फॉर्मूला है d माइनस 1, d इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, सही बात, d इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, या फिर अगर वो फॉर्मूला याद नहीं तो शिफ्ट होता है d माइनस d डैश, d माइनस d डैश इज इक्वल टू 2 mm, वेरी गुड, d तो d है भाई, रियल डेप्थ इज d, माइनस एपरेंट डेप्थ का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, देखो यार ये तो एयर है, दे रखा है क्लियर, और ये वाटर है, दिस इज वाटर एंड दिस इज एयर, तो हम इसको 10th स्टैंडर्ड के मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एपरेंट डेप्थ, कैपिटल D अपॉन म्यू ऑफ वाटर, ठीक है, विच इज नथिंग बट शिफ्ट का फॉर्मूला, करेक्ट, विच इज इक्वल टू 2 mm, है ना, यहां से D कॉमन निकालेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है 4/3, तो मैं इसको लिख दूं 3/4 इज इक्वल टू 2 mm, D इंटू 4 माइनस 3 इज 1/4 इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 8 mm, है ना। तो एक्चुअल डेप्थ कितना है, एक्चुअल डेप्थ है 8 mm, और वो 2 से राइज हुआ है, करेक्ट। तो एपरेंट डेप्थ अगर पूछा होता तो एपरेंट डेप्थ कितना हो जाता, 6 mm, यस। कोई डाउट है तो बताओ, कम ऑन, गो अहेड, लेट मी नो, यस। वंस अगेन, राइज हुआ है 2 mm से, तो शिफ्ट इज इक्वल टू 2 mm,
D minus D dash is 2 mm. D minus D dash is D by mu. Apparent real depth upon refractive index. Yes, क्योंकि एयर है तो एयर है तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, राइट, विच इज दिस. यू हैव दी आंसर. चलो, कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ आईसीएसई क्लास 10. धीरे धीरे बढ़ाएंगे उसको. ओके. अ पोस्टेज स्टैम्प kept below a rectangular glass slab of refractive index 1.5 when viewed vertically above it appears to be raised by 7 mm. थोड़ा सा शायद क्लैरिटी कम है क्वेश्चन का, तो इसीलिए मैं रीड करके भी बता देता हूं. कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब. मतलब यार, मतलब सीन कुछ इस तरह से है, सीन कुछ इस तरह से है कि 1 सेकेंड, क्या ले ले. ओके. ये है मान लो आपका ग्लास स्लैब है ना. इसके नीचे जब आप एक पेपर रखोगे एंड यू रीड समथिंग थ्रू इट, जैसे पानी है मान लो, तो कुछ तो रीड करोगे, तो नीचे पेपर पे जो कुछ लिखा रहेगा वो आपको ऐसे ऊपर आके दिखेगा, है ना. 10th स्टैंडर्ड में तो मैंने दिखाया भी था. ओके. सो ये ग्लास स्लैब, यहां पेपर रख दिया एग्जैक्टली उसके ऊपर ऐसे. यस, यहां से जब रीड करोगे तो पेपर पे जो लिखा है वो रेज्ड दिखता है, ऐसे एक ऊपर आया हुआ दिखता है, ऐसे 3D में दिखाई देता है, 3D में. ओके. तो वो बोल रहा है कि इट इज रेज्ड बाय 7 mm. मतलब वंस अगेन शिफ्ट इज गिवन, शिफ्ट इज इक्वल टू 7 mm. क्या शिफ्ट का फॉर्मूला हमारा याद हो गया क्या यार? D इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू 7 mm. या म्यू तो दे रखा है 1.5. वंस अगेन एयर में आ रहा है तो हमने सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि फॉर्मूला हमने डिराइव कर रखा था एयर के लिए. ओके, देन लगा दिया, खत्म. सो D इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 7. 1.5 को 3/2 लिख दूं क्या मैं? 1.5 को 3/2 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2/3, which is nothing but D into 1/3 is equal to 7. D is equal to 21 mm. 21 mm. That is the thickness of the slab. अब यहां ध्यान देना गाइस, ये है आपका एक ग्लास स्लैब, यहां पे रखा हुआ है एक पेपर और इस पेपर पे लिखा है ABCD, है ना. और आप यहां से देख रहे हो, यहां से देख रहे हो. ओके. तो ये ABCD आपको थोड़ा सा ऊपर आके दिखता है. तो इज दिस द रियल डेप्थ? यस, दिस इज द रियल डेप्थ एंड दैट इज नथिंग बट द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब. ये इतना नीचे है ना वो सरफेस से. सी, दिस इज द सरफेस, दिस इज द सरफेस. सरफेस से नीचे का डिस्टेंस कितना है? थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब विच इज नथिंग बट द रियल डेप्थ. तो उन्होंने बोला है फाइंड द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब विच इज नथिंग बट D. यस. अच्छा, ये ABCD हमको कहां दिखेगा? ये ABCD ऐसे थोड़ा मोटा दिखेगा पहले तो, और यहां से 7 mm ऊपर दिखेगा, 7 mm ऊपर. ओके. और अगर मान लो आपको अपैरेंट डेप्थ पूछते, अगर है ना, तो क्या होता है? अपैरेंट डेप्थ इज इक्वल टू 21 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 14 mm. बोलो, बात समझ आई? एवरीबडी, आई वांट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन, कम ऑन. ग्रेट. चलो, गुड गुड. तो फिर आप क्वेश्चन का हल्का हल्का वेराइटी चेंज करते हैं, ध्यान देते जाओ. ओके. यहां देखो तो जरा. A printed page is kept braced by a glass cube of refractive index this much and edge 6 centimeter. By what amount will the printed letters appear to be shifted? By what amount will it appear to be shifted when viewed from the top? Chalo, find out the answer and tell me. Come on. चलो ध्यान दो यार. वो तो ठीक है, आपने दोनों निकाल लिया, शिफ्ट निकाल लिया, अपैरेंट निकाल लिया, लेकिन निकालना क्या है ये नहीं समझेगा तो कैसे चलेगा. मान लो आंसर ऑप्शन में है 2 सेंटीमीटर भी और आंसर ऑप्शन बी है 3 सेंटीमीटर भी, तो क्या करोगे? ओके.
और निकालना है। अरे क्लियर क्वेश्चन पूछा है यार, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्या बोल रहा है? बाय व्हाट अमाउंट यस विल द प्रिंटेड लेटर्स अपीयर टू बी शिफ्टेड, कितना शिफ्ट होएगा, तो शिफ्ट निकालना है आपको, कितना शिफ्ट होएगा, तो आपको निकालना है शिफ्ट। ओके, तो डायग्राम अगर इसका देखो तो यहां पे इतना बड़ा क्यूब रखा हुआ है, इसका हाइट है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। यहां पर पेपर रखा हुआ है, इस पे लिखा है ABCD, ये ABCD आपको कितना ऊपर दिखेगा, तो सीधा सीधा शिफ्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों शिफ्ट का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं? क्योंकि यहाँ पे एयर है, इसीलिए डायरेक्ट लगा रहा हूं, इसको याद रखो। ओके, तो शिफ्ट इज इक्वल टू D इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। ओके, सेम टू सेम, D कितना है? D इज 6 सेंटीमीटर, हाँ कि नहीं? इसका एज ऑफ द क्यूब इज 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया उसका रियल डेप्थ, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 1.5 को मैं लिखता हूं 3/2 विच इज नथिंग बट 2/3, है ना? तो 6 इंटू 1/3 विच इज 2 सेंटीमीटर। चलो, क्या सबको बात समझ में आई? सिंपल, पिछला जो क्वेश्चन था वैसे का वैसा कॉपी पेस्ट कर दिया विद डिफरेंट वैल्यूज। ओके, हाँ अभी देखो तो, अब थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे उसका। ओके, देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब इज 1.5, ठीक है, ये ग्लास स्लैब है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। देयर इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O इनसाइड द स्लैब, ये यहां पे स्लैब के अंदर एक ऑब्जेक्ट O रख दिया। 2i E1 ऑब्जेक्ट अपीयर्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप सरफेस, ये ऊपर से एक बंदा देख रहा है, उसको वो 6 सेंटीमीटर पे अपीयर हुआ। एंड E2, ये नीचे एक बंदा देख रहा है उसको, इट अपीयर्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम सरफेस। फाइंड द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, ये जो ग्लास स्लैब है इसका आपको थिकनेस फाइंड करना है। ओके, ट्राई करो, जस्ट ट्राई व्हाट एवर यू कैन। आपको क्या क्वेश्चन समझा? ये 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, क्या समझा? गिवन लिखो और ट्राई करो, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। कम ऑन, वेरी गुड। तो यहां ध्यान दो, चलो कम ऑन लुक हियर। अरे बहुत सिंपल है यार, सेम तो चीज है, सेम तो चीज है। ध्यान दो, E1 की कहानी, ये वाले इंसान की कहानी। देयर इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट E1, द ऑब्जेक्ट अपीयर्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप सरफेस, है ना? तो E1 के लिए D डैश इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। भैया वो अपीयर होता है 6 सेंटीमीटर पे, एक्चुअली है क्या 6 सेंटीमीटर पे? नहीं, है ना? तो एक्चुअली किधर है? तो रियल डेप्थ इज इक्वल टू apparent depth is equal to real depth upon mu. Yes, real depth is equal to apparent depth into mu. खत्म। तो रियल डेप्थ निकालो, 6 सेंटीमीटर इंटू 1.5 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज 9 सेंटीमीटर। यस, तो एक्चुअल डेप्थ कितना है? 9 सेंटीमीटर। यहां से इस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डिस्टेंस इज 9 सेंटीमीटर। अच्छा, E2 की कहानी, E2 को देखो, E2 को अपीयर होता है एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर, उसको लगता है 8 सेंटीमीटर पे है, मतलब उसका अपीयरेंट डेप्थ हो गया 8 सेंटीमीटर। तो भैया रियल डेप्थ कितना होगा? अपीयरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू, विच इज वेरी गुड। क्या बोला? कितना? D इज इक्वल टू D डैश इंटू म्यू। वेरी गुड। तो ये कितना आया? 8 इंटू 1.5 विच इज 12 सेंटीमीटर। तो यहां से एक्चुअली कितना दूर है? एक्चुअली है 12 सेंटीमीटर पे। तो भैया इसका थिकनेस कितना हो गया? 12 प्लस 9 विच इज 21 सेंटीमीटर। एकदम सिंपल सवाल, कुछ भी नहीं था उसमें, सिर्फ वर्ड्स दे दिया तो गड़बड़ हो जाता है ना? आगे बढ़े, जैसे जैसे मैंने ये सॉल्व किया तब तक तो 4 लोगों आंसर भी बोल दिया, है ना? मतलब समझ में आ गया अच्छे से। ओके, देन अगला सवाल, चलो सॉल्व। कम ऑन, गो अहेड, करो, कुछ तो करो, मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, फिगर आउट एंड आंसर बताओ। लेट्स इट, टाइम आउट।
ध्यान दो गाइस, देखो सेम कहानी रिपीट हो रही है ना, सेम कहानी रिपीट हो रही है। बोल रहा है फिगर दे रखा है, ठीक है, पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस E2 विल अपीयर टू E1। ओके, तो पहला वाला आंसर मैं यहां सॉल्व करता हूं, अगले पेज पे जगह नहीं है, ठीक है। यहां देखो बच्चों, पहला वाला E2 विल अपीयर टू E1, ये है आपका वाटर का सरफेस। E2 विल अपीयर टू E1, ऑब्जर्वर किधर है? ऑब्जर्वर यहां पे है, दिस इज द ऑब्जर्वर, और ऑब्जेक्ट आपका यहां रखा है, ऑब्जेक्ट आपका यहां रखा है। व्हाट इज द रियल डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट? सरफेस से, सब कुछ सरफेस से करने का, सब कुछ, ओके। सरफेस से रियल डेप्थ है 10, सरफेस से रियल डेप्थ है 10, तो बच्चों सरफेस से एपेरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा? d अपॉन म्यू, d कितना है? 10 अपॉन 1.5, ये 0 यहां पर आया, ये आया भैया 520 जा 5 3 जा 20/3 is the apparent depth, 20/3 is the apparent depth, मतलब यहां कहीं तो उसको दिखाई देगा, this is the apparent depth। apparent depth क्या होता है? ये डिस्टेंस भैया, ये डिस्टेंस apparent है। यहां देखो एक बार, यहां देखो पहले तो, यहां ध्यान दो अच्छे से, बाद में डाउट आउट पूछो, पहले देखो ये ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है ना, दिस इज द ऑब्जेक्ट, इसका रियल डेप्थ है 10, इसका रियल डेप्थ है 10, वो उसको दिखा यहां पे ऊपर दिखेगा ना थोड़ा सा, एपेरेंट डेप्थ कितने डेप्थ पे दिखा? 20/3 पे दिखा, है ना। 20/3 तो पानी के अंदर है भैया, यहां से 10 भी तो ऊपर ऐड करना पड़ेगा आपको, है ना। तो E1 को वो कहां दिखेगा? 10 प्लस 20/3 विच इज 50/3 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आई क्या? अरे अभी तक क्या कहानी चल रही थी? अभी तक तो सब कुछ सरफेस से था, है ना। देखो सारा डेरिवेशन, ये वो सारा जो कहानी था भैया, वो तो सरफेस से था। ये देखो सरफेस से हमने डिस्टेंसेस लिए थे, है ना, मतलब हम अज्यूम कर रहे थे कि ऑब्जर्वर हमारा एक्चुअली इतने ऊपर नहीं है, यहीं पे ये सरफेस के ऊपर बैठा है, ऐसा सरफेस के ऊपर बैठा है ऑब्जर्वर, आंख लगा के ऐसे प्रॉपर सरफेस पे, इसीलिए तो हमने सिर्फ सरफेस से लिया। अब यहां से ऊपर का भी तो डिस्टेंस दे रखा है, तो पहले तो एपेरेंट डेप्थ हो गया, फिर ऊपर का डिस्टेंस, तो ऑब्जर्वर को कितने नीचे दिखने वाला है? ऑब्जर्वर को दिखेगा, क्या था आंसर? 50/3। बोलो बात समझ में आई सबको? एवरीबडी देखो धीरे धीरे चेंज कर रहा हूं मैं, तो समझते जाओ, चीजों को समझते जाओ। अच्छा देखो दूसरा, सेकंड पॉइंट, सेकंड, बहुत बढ़िया, यहां देखो जरा, अरे इधर जाओ, ओके, यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है? E1 विल अपीयर टू E2, E1 विल अपीयर टू E2, मतलब भैया ऑब्जेक्ट यहां पे है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जर्वर पानी के अंदर, ऑब्जर्वर पानी के अंदर, ठीक है। ऑब्जेक्ट सरफेस से कितना ऊपर है? 10 सेंटीमीटर ऊपर है। सेकंड वाला एपेरेंट हाइट, तो इसको वो कहां दिखेगा? एपेरेंट हाइट निकालो पहले तो, एपेरेंट हाइट निकालो, सरफेस से होती है एपेरेंट हाइट, तो एपेरेंट हाइट इज इक्वल टू रियल हाइट इंटू म्यू, रियल हाइट है 10 इंटू 1.5 विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। बोलो क्या बात समझ में आई? 15 सेंटीमीटर उसको यहां से दिख रहा है, उसको ऐसे लगेगा कि इमेज यहां पे बना है, इमेज 15 सेंटीमीटर ऊपर बना है, सरफेस से 15 सेंटीमीटर ऊपर बना है, और वो खुद सरफेस के अंदर 10 सेंटीमीटर नीचे है, तो टोटल डिस्टेंस उसका कितना होने वाला है? 10 प्लस 15 विच इज 25 सेंटीमीटर। बोलो मजा आया सबको? समझ में आ रहा है क्या धीरे धीरे सब कुछ? एवरीबडी, है ना, पहले सब कुछ सरफेस से था, अभी ऑब्जर्वर ऊपर चला गया भाई, ऑब्जर्वर खुद नीचे आ गया, है ना, तो वो आखिरी में डिस्टेंस हमको ऐड करना पड़ेगा, तो पहले वाले का आंसर है 50/3 और दूसरे वाले का आंसर है 25। चलो कोई डाउट है तो पूछो।
तो अगर सच में बात समझ में आई तो फिर इसको सॉल्व करके दिखाओ। कम ऑन, गो अहेड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग डायग्राम, फिगर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज दिस। 4 सवाल पूछे आपको, चारों के जवाब चाहिए मुझे। फाइंड द अपैरेंट हाइट ऑफ द बर्ड, at what distance will the bird appear to the fish, find the apparent depth of the fish and what distance the fish will appear to the bird. Come on, do it. चलो देखो तो आंसर देखते हैं। चलो यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो। वेरी गुड, जिन लोगों के आंसर आए बहुत बढ़िया। देखो सेम, चलो फाइंड द apparent height of the bird, apparent height। बच्चों जब apparent height of the bird निकालोगे ना तो ऑब्जर्वर को आप सरफेस पे बैठा दो, ऑब्जर्वर इज एट द सरफेस, है ना। तो और मैं डायरेक्ट फॉर्मूला इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि वाटर और एयर है, या फिर कोई भी और एयर है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, एपरेंट हाइट इज इक्वल टू हाइट इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कितना है भैया हाइट? हाइट कितना? एक्चुअल इज 36, एक्चुअल हाइट इज 36 सरफेस से, एक्चुअल हाइट इज 36 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है भैया? 4/3, 4/3 विच इज 3 1 जा 3 12 जा 48 मीटर, 48 मीटर। तो ये हो गई, मतलब अगर ऑब्जर्वर यहां बैठा है सरफेस के ऊपर, है ना, जस्ट थोड़ा सा नीचे पानी के, जस्ट थोड़ा सा नीचे, तो उसको ये बर्ड दिखाई देगा इधर ऊपर एट 48 मीटर, है ना। एट व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू द फिश? भैया ये फिश खुद पानी के नीचे है 36 मीटर, तो फिश को कहां दिखेगा वो? एक तो अपैरेंट हाइट प्लस हाइट ऑफ द फिश, मतलब 48 प्लस 36, है ना, 4184 मीटर। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट वैल्यूज, है ना। वहां I1 I2 बना दिया था, यहां कुत्ता बिल्ली बना दिया, मतलब फिश और बर्ड बना दिया, क्या फर्क पड़ता है। ओके, तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द अपैरेंट डेप्थ ऑफ द फिश। बच्चों जब डेप्थ होता है तो अभी ये देख रहा है नीचे, ये फिश को जाके पकड़ना चाहता है मे भी, है ना। तो पहले ना हम ऑब्जर्वर को यहां बैठाएंगे सरफेस के ऊपर, तो सरफेस पे बैठाओगे तो आपको अपैरेंट डेप्थ मिलेगा। ओके, सो नंबर 3, अपैरेंट डेप्थ इज इक्वल टू डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डेप्थ कितना है? 36। सरफेस से सब कुछ कैलकुलेट करना होता है, तो सरफेस से डेप्थ है 36 विच इज इक्वल टू बच्चों 36 डिवाइडेड बाय 1.5, तो 3/2 लिखता हूं, है ना। तो ये 3 12 12 2 जा क्या हुआ? ओ सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कितना दिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3, आई एम सो सॉरी, 4/3। सो ये हो जाएगा गाइस 36 अपॉन 4/3, है ना। तो ये 1 ये 9 9 3 जा 27, तो 27 इज द अपैरेंट डेप्थ, मतलब उसको फिश दिखाई देगी यहां पे, उसको फिश दिखाई देगी यहां पे, लेकिन ये ऑब्जर्वर खुद इतने ऊपर है भैया, तो ये अपैरेंट डेप्थ प्लस ये 36, तो फोर्थ वाले का आंसर क्या रहेगा? बर्ड को कितने नीचे दिखाई देगी? 36, 27 प्लस 36, तो ये हो गया 3 1 और 3 4 5 6 63 मीटर। ये रहे आपके चारों आंसर्स। गाइज आज के सेशन के बाद अगर ऐसा होता है कि आपको रियल डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ या पिछला जो सेशंस किया उसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है ना, देन थोड़ा प्रैक्टिस और चाहिए, क्योंकि इतने बेसिक से एडवांस तक सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा ना कि उसके बाद कोई बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलना चाहिए जो आपको ना आए। ओके, बस शिद्दत से पढ़ाई करो, बहुत शिद्दत से पढ़ाई करो, सब कुछ आएगा। पहले तो कॉन्सेप्ट समझो, नंबर 2 प्रैक्टिस करो, है ना। तो दिस वाज दी क्वेश्चन, जाने ऑल 4 आंसर्स करेक्ट, है ना। अब देखो कहानी बदलेगी थोड़ी सी। क्यों बदलेगी? क्योंकि भैया अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सारे अलग अलग है ना। अब किधर एयर नहीं है और वाटर नहीं है, अब सारी कहानी थोड़ी थोड़ी बदलेगी।
ओके देखो तो जरा, इन द फिगर फाइंड द पोजीशन ऑफ सेकेंड इमेज I2 formed after 2 times refraction from 2 plane surfaces AB and CD. ओके कोई टेंशन नहीं, यहां पे ध्यान देना। ओके देखो ये है यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ और ये है यहाँ पे ऑब्जर्वर, यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा है। वेरी गुड, कोई टेंशन नहीं। पहले ये सरफेस AB ले लो यार आप, है ना, ये यहां पर है देखो ऑब्जेक्ट। यस, यहां पर डिस्टेंस कितना है इसका, रियल डेप्थ। पहले ये सरफेस से सारा स्टडी करो। मान लो सिर्फ दो ही आपके पास सरफेसेस है, ये है μ1 और ये है बच्चों μ2 विच इज 1.5 और ये है 1, है ना। तो रे ऑफ लाइट, ये ऑब्जेक्ट है तो रे ऑफ लाइट यहां से निकलेगा ऐसे और इस मीडियम में रिफ्रैक्ट होके जाएगा। तो कोई बच्चा अगर इस सरफेस के ऊपर बैठा है ना, तो उसको वो ऑब्जेक्ट कहां दिखेगा, उसका एपेरेंट डेप्थ निकालना पड़ेगा, है ना। और यहां पे लगाएंगे हम लोग हमारा लॉजिक, है ना। इंसिडेंट अपॉन एक्चुअल डेप्थ इज इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टेड अपॉन एपेरेंट डेप्थ। इंसिडेंट का म्यू कितना है 1 अपॉन, बच्चों ये इंसिडेंट लाइट यहां से आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां रखा है। ओके, ऑब्जेक्ट से निकलेगा इंसिडेंट लाइट, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं म्यू आई अपॉन डी इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन डी डैश। म्यू आई कितना है 1 अपॉन डी, डी कितना है एक्चुअल, कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ओके, सो 1/10 इज इक्वल टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 अपॉन डी डैश। तो डी डैश कितना हो गया 15 मीटर। डी डैश इज इक्वल टू 15 मीटर, सेंटीमीटर जो भी है यार 15, है ना। मतलब अगर इस सरफेस पे कोई बच्चा बैठा है तो उसको ऑब्जेक्ट यहां दिखेगा, मतलब इमेज यहां पे फॉर्म होगी, उसकी इमेज यहां पे फॉर्म होगी बच्चों एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। बोलो सबको बात समझ में आई, एवरीबॉडी, कि इसका एपेरेंट डेप्थ वहां चला गया। देखो इस बार एपेरेंट डेप्थ बड़ा हो गया, क्यों, क्योंकि मीडियम्स चेंज हो गए। इस बार एयर से इधर आ रहा है तो एक्चुअली एपेरेंट हाइट निकाल लिया हमने। खैर छोड़ दो, भूल जाओ उसको, है ना। आप बस इस पे ध्यान दो। ओके, क्या आपको समझ में आया? वेरी गुड। अब ये हो गया ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड रिफ्रैक्शन। अब यहां देखो सीडी पे आ जाओ, रिफ्रैक्शन फॉर सीडी, ये है आपका सरफेस सीडी। मतलब बच्चों यहां से रे ऑफ लाइट निकलेगा और ऐसा रिफ्रैक्ट होके जाएगा कहीं पे, करेक्ट, फिर इस सरफेस के पास जाएगा, है ना। लेकिन इस सरफेस के लिए बच्चों वो ऑब्जेक्ट रहेगा कहीं तो इतने दूर, है ना, कहीं तो बहुत दूर रहेगा ऑब्जेक्ट। चलो ये सीडी, अब इस सीडी के सरफेस पे एक बच्चा बैठा है। सरफेस से एनालाइज कर रहे हैं हम सब कुछ, फ्रॉम द सरफेस। ओके, इंसिडेंट लाइट इधर से आएगा, हाँ, तो ये हो गया हमारा μ2 विच इज 1.5 और ये हो गया हमारा μ3 विच इज 2। ओके, और ये देखो ये आई जो है ना, ये सरफेस पे ही रखी हुई है, कुछ डिस्टेंस दिया है क्या, नहीं दिया, तो वो सरफेस पे रखी हुई है। वेरी गुड, है ना। अब ऑब्जेक्ट किधर है, वेयर इज द ऑब्जेक्ट? ये जो इमेज 1 बनी है ना, दिस इमेज 1 बिकम्स द ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस। बच्चों ये जो इमेज 1 की, इमेज 1 बिकम्स द ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस। तो इस सरफेस से उसका डिस्टेंस कितना हो गया, देखो यहां पे 15 प्लस 10। बच्चा पहला इमेज बना यहां पे, है ना, तो ये डिस्टेंस 15 प्लस ये डिस्टेंस 10, तो इसका डिस्टेंस हो गया 25 फ्रॉम द सरफेस। तो रियल डेप्थ उसका हो गया 25। क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग, μ2 या म्यू इंसिडेंट लिखता हूं यहां पे, म्यू इंसिडेंट अपॉन रियल डेप्थ इज म्यू रिफ्रैक्शन अपॉन एपेरेंट डेप्थ। म्यू इंसिडेंट कितना है 1.5 अपॉन रियल डेप्थ इज 25। This image acts as a virtual object for second surface.
वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है ना, विच इज इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्शन क्या है, म्यू रिफ्रैक्टेड 2 अपॉन एपरेंट डेप्थ। सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा 50 डी डैश। ओके, यहां सॉल्व करता हूं, डी डैश इज इक्वल टू 50 अपॉन 1.5, ये पॉइंट कटा, यहां 0, 500 इज 5 से कट करेगा 100 और 3, 100 बाय 3 इज द apparent depth। क्या बोल रहा है देखो, यस, फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेकेंड इमेज I2, पोजीशन सेकेंड इमेज I2 इज 100 बाई 3, कहां से, इस सरफेस से, है ना, इस सरफेस से 100 बाई 3 मतलब 33.33, तो यहां से 10, 20, 30 और 33.33। ओके, तो बच्चों पहला इमेज कहां पे बना, पहला इमेज बना यहां पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 क्या था 15, है ना, इस सरफेस से 15 के डिस्टेंस पे था। और फाइनल इमेज बना I2 कहां से, ये वाले सरफेस से, कितना दूर, 33.33 सेंटीमीटर। बोलो क्या सब लोगों को सारी बात समझ आई, आगे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही है। ओके, सारे क्वेश्चंस। तो वंस अगेन मैं समझा रहा हूं, ध्यान देना बच्चों, आपको डायग्राम दे रखा था, ये है एक सरफेस AB, ये है दूसरा सरफेस CD, ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 फ्रॉम हियर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10। तो पहले हम इस सरफेस से 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, ये ऑब्जेक्ट है तो यहां से इंसिडेंट लाइट निकलेगा ऐसे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1, इसका दे रखा है 1.5। तो पहले मैं इस सरफेस को एनालाइज करूंगा, इस सरफेस के लिए मैं लिखूंगा म्यू आई अपॉन डी इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन डी डैश। म्यू आई कितना है 1 अपॉन डी इज म्यू आर विच इज 1.5 अपॉन डी डैश। तो बच्चों यहां से डी डैश आया 15 मीटर या सेंटीमीटर, वेयर डी की वैल्यू है 10। इस सरफेस से रियल डेप्थ इज 10, तो यहां पे अगर इस सरफेस पे कोई ऑब्जर्वर बैठा है तो उसको ऑब्जेक्ट कहां दिखेगा, उसको ऑब्जेक्ट दिखेगा यहां पे, तो ये हो गई उसकी इमेज। एंड दिस डिस्टेंस गाइस इज 15, है ना, दिस डिस्टेंस इज 15, ये ऑब्जेक्ट था यहां पे, ये डिस्टेंस था 10, करेक्ट। अब पहला रिफ्रैक्शन का इमेज यहां पे बन चुका, वेरी गुड। जो दूसरा रिफ्रैक्शन होगा इस सरफेस पे, इसके लिए दिस बिकम्स द ऑब्जेक्ट, है ना, और उसका डिस्टेंस इस सरफेस से कितना है, रियल डेप्थ ये है 15 और ये है 10, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 25। तो इसके लिए I1 acts as object जिसका रियल डेप्थ इज 25 सेंटीमीटर, है ना, ये 15 और ये 10, तो इस पर भी लगा देंगे ये सरफेस पे, यू गेट दिस अपॉन रियल डेप्थ, रिफ्रैक्शन अपॉन एपरेंट डेप्थ, खत्म। यहां से 1.5 अपॉन 25 इज 2 अपॉन डी डैश, तो डी डैश यहां से आया था हमारा 100 बाय 3। 100 बाय 3 इज द एपरेंट डेप्थ, कहां से, इस सरफेस से, तो यहां से 100 बाय 3 आएगा कहीं यहां पे। तो बच्चों दिस इज योर I2, दिस इज योर I1। उन्होंने क्या बोला है देखो, इमेज I2 formed from after refraction from two surfaces। तो अब तक सारी कहानी ठीक थी क्योंकि एयर था, अभी एयर नहीं है तो चुपचाप से ये लगाना, ओके, 100% आपका रिजल्ट बन जाएगा। चलो पूछो तो, कोई दिक्कत है तो, कोई पर्टिकुलर पॉइंट जो नहीं समझा हो, कहीं पे कुछ डाउट है तो, वैसे तो आगे बस यही करने वाले हम, फिर भी कुछ डाउट है तो पूछो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां गया ये, फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई। चलो एक और मैं करके देता हूं, अगला वाला शायद एक और है, ये वाला आप करना, ठीक है, यस।
ये वाला मैं करके देता हूं। देखो यहाँ पे ये है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये है यहाँ पे ऑब्जर्वर, सेम टू सेम क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यू चेंज कर दिया। यहाँ पे ये है आपका सरफेस AB, यहाँ पे है आपका सरफेस CD, खत्म। अब ध्यान देना, पहला सरफेस उठा लो, सरफेस AB, AB की कहानी, यस ये AB ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, मैं सब बता रहा हूं एक एक स्टेप। ऑब्जेक्ट यहां पे, तो बच्चों रियल डेप्थ कितना हो गया 20, चल तो यहां से इंसिडेंट रे निकलेगा, तो मैं लिखूंगा म्यू आई अपॉन रियल डेप्थ इज म्यू रिफ्रैक्टेड अपॉन अपेरेंट डेप्थ। म्यू आई कितना है 1 अपॉन डी, डी 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 20 इज इक्वल टू म्यू आर कितना है इसका 1.5 अपॉन अपेरेंट डेप्थ कितना है पता नहीं, है ना। सो अपेरेंट डेप्थ आपको मिल जाएगा 20 इंटू 1.5 30। यस मतलब इस सरफेस के लिए इमेज फॉर्म होगी यहां पे एट अ डिस्टेंस ऑफ बच्चों 30, है ना। अब सरफेस नंबर 2 की कहानी, ये है आपका सरफेस 2 CD यहां पे, इसके लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया, ये 30 प्लस ये भी 30, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया भैया 60, है ना। एंड नाउ इंसिडेंट यहां से जाएगा इधर, ओके इसका म्यू है 1.5 और इसका म्यू है 2, है ना। तो क्या कहानी आएगी, म्यू आई अपॉन डी इज म्यू आर अपॉन डी डैश। क्यों लिख रहा हूं भाई बार बार, ताकि आपको रट जाए, है ना। चलो ध्यान दो अभी, तो म्यू आई क्या होगा 1.5 अपॉन 60 इज इक्वल टू म्यू आर, व्हाट इज म्यू आर, म्यू आर म्यू आर म्यू आर 2 अपॉन डी डैश। वेरी गुड, तो यहां से डी डैश कितना आ रहा है देखो 60 इंटू 2 इज 120, सही बात, अपॉन 1.5 कितना आएगा यार, ये पॉइंट गया 0, ये 15 8 जा 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर इज द पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दिस सरफेस, इस सरफेस से 20 सेंटीमीटर पर है, ओके। तो बच्चों इस सरफेस से यस 80 सेंटीमीटर, सॉरी तो 30 30 और ये 80, यहां पे बनेगा I2, यहां पे है ना, यहां पे बनेगा I2 एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, लेकिन यहां पे आइज देखो, इस सरफेस से और 20 सेंटीमीटर आगे है ना, और 20 सेंटीमीटर apparent depth of the object from your eye, तो 80 सेंटीमीटर तो यहां से हो गया, यहां से 20 सेंटीमीटर आगे आपकी आई रखी हुई है, तो आंसर क्या होगा 80 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्या बात है, बोलो समझ में आया सबको। पिछले क्वेश्चन में फर्क क्या था, पिछले क्वेश्चन में फर्क ये था कि आई यहीं पे रखी थी सरफेस पे, है ना, यहाँ पे आई और 20 सेंटीमीटर दूर रख दी है, तो उसको भी तो ऐड करना पड़ेगा ना भैया, तो आखिरी में उसको ऐड करना भूलना नहीं। आपके आंसर ऑप्शन में 80 भी रहेगा, आपके आंसर ऑप्शन भी रहेगा, आपके आंसर ऑप्शन में 100 भी रहेगा, और भी कुछ रहेगा, तो 80 जो मार्क करके आया वो गया, ओके। तो याद रखना आई कहां है, ऑब्जर्वर किधर है और ऑब्जेक्ट किधर है, इसको बहुत अच्छे से समझना। और क्वेश्चन देखो पूछा है फ्रॉम द आई से कहां पर, तो आई से 100 की दूरी पर, और सीडी से कहां पर, सीडी से 80 के दूरी पर। और अगर सच में ये दो क्वेश्चन समझ में आए तो चलो ये करके बताओ, कम ऑन डू इट, गिव मी द करेक्ट आंसर। चलो एवरीबॉडी, जिसका नहीं हुआ छोड़ दो, ओके देखो तो जल्दी से, है ना, 2-3 लोगों का आंसर भी आ गया, फटाफट बता दिया उन्होंने। चलो देखो यहाँ पे ये पहला वाला सरफेस, नीचे वाला ये है हमारा पहला सरफेस, इसको मैं ए बी बोल देता हूं। ये ऑब्जेक्ट देखो यहाँ से 10 की दूरी पे रखा है, तो इसके लिए मैं लगा देता हूं म्यू आई, ये पहला पार्ट, ओके। डायरेक्ट लिखूं क्या, डायरेक्ट लिखते हैं म्यू इंसिडेंट, तो बच्चों इंसिडेंट इधर से जाने वाला है विच इज 1 अपॉन रियल डेप्थ दैट इज 10 इज इक्वल टू, इस
which is 1.5 divided by apparent depth d dash. तो यहां से d dash आया 15 सेंटीमीटर, है ना, 15 सेंटीमीटर। मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है तो इमेज यहां पे बनेगी उसकी I1। अच्छा, ये है आपका दूसरा सरफेस। दूसरे सरफेस के लिए इमेज कितने दूर है, ये 15 और ये 15, 15 प्लस 15, ये 15 यहां से और ये 15, यस 30 के दूरी पर है। इसको मैं बोल देता हूं CD। देखो तो जरा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इधर से इंसिडेंट जाएगा ऐसे, तो 1.5 अपॉन कितना 30 इज इक्वल टू म्यू आर। म्यू आर कितना है 1, इधर से यहां जाएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 अपॉन डी डैश। तो यार ये कितना आ रहा है, यहां से हटा के 0, 15 1 जा 20 20, सो डी डैश इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। कहां से 20 सेंटीमीटर बच्चों, इस सरफेस से 20 सेंटीमीटर, इस सरफेस से 20 सेंटीमीटर। मतलब कहीं तो ये देखो, ये 15 है ना, ये 25 यहां पे, सही है ना, नहीं 20 सेंटीमीटर, सॉरी सर गलत हो गया ना, 15 प्लस 5 पे आएगा, 15 प्लस 5 पे, ये 15 प्लस 5, यहां पे कुछ तो इमेज नंबर 2 दिखेगी। दिस इज इमेज नंबर 1 एंड दिस इज इमेज नंबर 2, जिसका डिस्टेंस आया 20। यस, लेकिन I तो यहां पर है, यहां से ये डिस्टेंस भी तो 20 है, सो फ्रॉम द I बोला है, सो 20 प्लस 20 विच इज 40 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। अब बताओ, लड्डू सवाल है सारे के सारे, है ना, ट्रस्ट मी, इसके बाहर कुछ नहीं आना है। अच्छा आएगा, देख लो, थोड़ा देख लेते और क्या आएगा। ये वाला 3 रिफ्रैक्शंस हो रहे, 1 2 3 और फिर शायद एयर में जा रहे हैं। पढ़ो तो क्वेश्चन। अ टैंक contains 3 layers of immiscible liquids. The first layer is of water with refractive index 4/3. ओके, ये है फर्स्ट लेयर वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 एंड थिकनेस 8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये थिकनेस है 8 सेंटीमीटर। द सेकेंड लेयर इज ऑफ ऑयल विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 और थिकनेस 9 सेंटीमीटर। एंड द थर्ड लेयर इज ऑफ ग्लिसरीन विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 एंड उसका थिकनेस दे रखा है क्या, 4 सेंटीमीटर। वेरी गुड। फाइंड द अपेरेंट डेप्थ ऑफ द बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो यहां बॉटम पे एक कॉइन रखा है मान लो, है ना, और आप यहां से सरफेस से उसको देख रहे हो, उसका अपेरेंट डेप्थ आपको निकालना है। ओके, तो कितनी बार रिफ्रैक्शन होगा, 2 बार। अरे हाँ कि नहीं, एक बार ये वाले सरफेस पे, एक बार ये वाले सरफेस पे और एक बार ये वाले सरफेस पे, है ना, और फिर जाएगा सीधा। तो मैं इसको बना देता हूं और लिखता हूं सरफेस AB, और इसको बना करके लिखता हूं सरफेस हमारा CD, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहां से है 4 सेंटीमीटर, है ना। फिर खत्म है यार, इसके आगे आप सॉल्व करोगे। क्या हुआ, यस नहीं, यहां तो हाँ, अगर आप इसको एयर मान लो तो यहां पर तो 1 है। ओके, तो यहां पर एक रिफ्रैक्शन, यहां पर एक रिफ्रैक्शन होके एयर में जाएगा ऑफ कोर्स, है ना, तो 3 बार होगा रिफ्रैक्शन, ये और फिर थर्ड टाइम एयर में होके आपके आईज में चला जाएगा, CD, और इसको EF बोल दो, और यहां पे आपका आईज है। एब्सोल्युटली 3 बार होगा रिफ्रैक्शन, है ना। 3 बार मतलब एक बार इस सरफेस पे, फिर इस सरफेस पे, फिर इस सरफेस में होके आपके आईज में जाएगा। ओके, तो कर लेना, एक बार यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे। तो इसका बहुत मस्त वाला शॉर्टकट भी है, बट मत करो यार उसको, आप गलत जगह पे लगा दोगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो सीधा सीधा शॉर्टकट होता है वैसे तो इसका, D/μ1 D1/μ1 प्लस D2/μ2 प्लस D3/μ3, और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, एक काम करना गाइस, एक काम करना, ओके, जस्ट एक काम, दिस इज योर होमवर्क।
है ना। दिस इज योर होमवर्क। ओके, एक बारी हमारे नॉर्मल लंबे वाले मेथड से ट्राई करना और एक बारी ना लास्ट में ये फॉर्मूला लगा करके वेरीफाई कर लेना। Apparent depth is equal to d1 by mu1 plus d2 by mu2 plus d3 by mu3. ओके, यस, d1 d2 d3, ठीक है। d1 by mu1 d2 by mu2 तीन रिफ्रैक्शन हो रहे हैं ना, 1 2 3, तो 3 बार लेना पड़ेगा। डू इट बाय बोथ द मेथड्स और चेक कर लेना यार आंसर आता है क्या। ओके, एंड दैट इज योर होमवर्क क्वेश्चन। चलो लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस, फुल फोकस, फुल अटेंशन, जेई सवाल। ओके, ये नहीं इसके बाद वाला, ये नहीं इसके बाद। अच्छा ध्यान देना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस ऑफ फिश विद रिफ्लेक्शन एंड विदाउट रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर गिवन दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। ये डायग्राम दे रखा है, ये मछली दे रखी है, ये इधर फिश है, सरफेस से है 24 के डिस्टेंस पे, बॉटम से है 12 के डिस्टेंस पे, और नीचे में गाइस ये एक मिरर रखा है, सी प्लेन मिरर। नीचे सरफेस पे पानी के एक प्लेन मिरर रखा है। तो मैं इस डायग्राम को दोबारा से यहां बना देता हूं। ओके, ध्यान देना, ये है आपका प्लेन मिरर और यहां पे है आपकी फिश एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना है, 12 है ना, एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 फ्रॉम द मिरर, और ये है सरफेस। कोई ऑब्जर्वर यहां पे देख रहा है, कोई ऑब्जर्वर यहां पे देख रहा है, तो क्या उसको दो इमेजेस दिखेगी? ऑफ कोर्स, एक मिरर से रिफ्लेक्शन होकर इमेज दिखेगी और एक डायरेक्ट रिफ्रैक्शन होकर इमेज दिखेगी, है ना। मान लो मिरर नहीं होता, है ना, तो उसको कहीं तो इमेज दिखती ना उसकी एपेरेंट डेप्थ पे। एपेरेंट डेप्थ पे जो दिख रहा है वो क्या है? इमेज ही तो है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट थोड़ी है, कुछ तो है, तो इमेज है। तो बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस। दो इमेज दिखने वाली है, एक विथ रिफ्लेक्शन एक विदाउट रिफ्लेक्शन, दोनों का डिस्टेंस निकालो। आ जाओ यहां पे, पहला फर्स्ट, मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, मिरर से रिफ्लेक्शन होगा तो इसकी इमेज कहां बनेगी? प्लेन मिरर है, तो इतना ही दूर यहां पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर बनी इमेज 1, इमेज नंबर 1। ओके, और ये डिस्टेंस था भैया 24, है ना। तो अगर ऑब्जर्वर सरफेस पे बैठा है तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज 1 फ्रॉम द सरफेस? डिस्टेंस ऑफ इमेज 1 फ्रॉम सरफेस, डिस्टेंस ऑफ इमेज 1 फ्रॉम सरफेस कितना हो गया? 12 प्लस 12 प्लस 24, 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। वेरी गुड। दूसरी इमेज बनेगी कहीं तो यहां पे एपेरेंट डेप्थ, एपेरेंट डेप्थ, है ना। तो एपेरेंट डेप्थ कितना आने वाला है? एपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू। भाई पानी है और नीचे ये है, पानी है ना, या 4/3 और एयर है, तो किसी मीडियम से एयर में जा रहा है तो आई कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला। तो डी कितना है? डी कितना है? रियल डेप्थ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट 24। ये देखो, दिस इज द रियल डेप्थ 24 फ्रॉम द सरफेस। वेरी गुड। तो भैया फ्रॉम द सरफेस 24 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3, तो ये कितना हो जाएगा? 4 6 6 3 18 सेंटीमीटर। कहां से? सरफेस से 18, सरफेस से 18 सेंटीमीटर, यहां से 18 सेंटीमीटर पे मिलेगी एक इमेज। यस, ये बनेगी I2। ये किससे बनी है? रिफ्रैक्शन से। ये किससे बनी है? रिफ्लेक्शन से। यस, ये बनी है रिफ्रैक्शन से। I2, I2 का डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस, डिस्टेंस ऑफ I2 फ्रॉम द सरफेस कितना है? 18 सेंटीमीटर। आपको बोला है इन दो इमेजेस के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो भैया ये 18 ये 24, तो ये कितना हो जाएगा?
6 है ना, दिस इज 6 है ना, तो 12 प्लस ये कितना हो गया 6, सही है, 12 प्लस 6 है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस, तो ये 12 24 प्लस 6 30 है ना, सो डिस्टेंस बिटवीन I1 and I2 is equal to 12 plus 6, 12 plus 12 24 plus 6 30 सेंटीमीटर। चलो क्या सब लोगों को समझ में आया क्वेश्चन? ओके, अच्छा यहां देखो, ओके देखो थोड़ा सा, अगर मैं इसको विद रिफ्लेक्शन ले लूं, विद रिफ्लेक्शन, देखो इसको दूसरा, मैं इसको ऐसे भी तो सॉल्व कर सकता था, ये जो इमेज बनी है ना इसकी, ओके लेट्स नॉट सॉल्व इट, थोड़ा सा, ओके हटाओ, ध्यान दो, वापस ध्यान दो, इसको हटा दो प्लीज, यहां ध्यान दो प्लीज, लुक हियर एवरीबॉडी, पहली इमेज इसकी बनी यहां पे ड्यू टू रिफ्लेक्शन से ये इमेज बनी, ओके ध्यान दो वापस, पूरा ही हटा रहा हूं, ओके लुक हियर, इसको भी हटा, मैंने शायद एक मिस्टेक किया उसको एनालाइज करने में, डोंट वरी, ओके स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, कहां गया ऑब्जेक्ट, कहां था, यहां, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज द रियल ऑब्जेक्ट, उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है विद रिफ्लेक्शन एंड विदाउट रिफ्लेक्शन दो इमेजेस बनने वाले, ओके रिफ्लेक्शन के बाद भी तो रिफ्रैक्ट होगा ना यार, ध्यान दो अच्छे से, ये ऑब्जेक्ट यहां पे है, वेरी गुड, कितना डिस्टेंस है इसका 12 सेंटीमीटर, कहां से, सरफेस से, प्लीज ध्यान दो, ये है सरफेस, सरफेस से ये है 12 सेंटीमीटर, इसकी इमेज कहां बनेगी, इसकी इमेज बनेगी यहां पे, हाँ कि नहीं, एवरीबॉडी क्लियर, इसकी इमेज बनेगी यहां नीचे 12 सेंटीमीटर, अब यहां से एक रे ऑफ लाइट जाएगा और ऑब्जर्वर यहां बैठा है गाइस, ऑब्जर्वर यहां बैठा है ना, तो फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस में क्या ये उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बिल्कुल यार, देखो इसके थ्रू यहां इमेज बनी, ये इमेज भी तो उसको कहां दिखाई देगी, ये इमेज का एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, ये इमेज का बच्चों एक्चुअल डिस्टेंस है 12 प्लस 24 48, डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज I1 इज इमेज फ्रॉम मिरर, I1 इज इमेज फ्रॉम द मिरर, वेरी गुड, तो मिरर से इमेज, अब यहां से इंसिडेंट रे, दिस एक्ट्स एज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, दिस विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, अब भैया ये इमेज उसको दिखने वाली है, मतलब यहां से भी जो रे ऑफ लाइट जाएगा, यहां से भी जो रे ऑफ लाइट जाएगा वो भी तो रिफ्रैक्ट होके ही उसके पास जाने वाला है, हाँ कि नहीं, तो उसके लिए आप एपेरेंट डेप्थ निकालो, एपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यार ये इमेज का रियल डेप्थ कितना है 48, हाँ कि नहीं, रियल डेप्थ इज 48, करेक्ट, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, सो 4 into 3, 4 1 और 12 4 जा 48, विच इज बच्चों 36 सेंटीमीटर, करेक्ट, तो ये जो इमेज फॉर्म हुई है यहां पे मिरर की वजह से, दैट एक्ट्स एज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और इसका इमेज डिस्टेंस यहां से कितना है सरफेस से 36, तो 24 प्लस 12 36 है ना, यहां पे दिखेगी उसको कहीं, तो यहां पे ये इसकी इमेज दिखेगी है ना, तो एक्चुअल इमेज, पहली इमेज यहां पे दिखाई देगी उसको, यस, दिस एक्ट्स एज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, बोलो यहां तक की कहानी समझ में आई, एवरीबॉडी क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछो, है ना, केस नंबर 2, यहां से डायरेक्ट भी तो रेज ऑफ लाइट बाहर निकलेंगे, हाँ कि नहीं, यस, तो क्या ये ऑब्जेक्ट यहां पे दिखाई देगा, नहीं यहां नहीं दिखाई देगा, वो ऑब्जेक्ट कहां दिखाई देगा, d डैश इज इक्वल टू d बाई म्यू, d कितना है 24, म्यू कितना है, म्यू 4/3 है ना, सो 4/3, ये हो जाएगा 6 3 जा 18 सेंटीमीटर, है ना, ये तो सही था पहले भी, तो ये यहां पे पहुंचा 18 सेंटीमीटर पे सरफेस से,
यहां पे उसको सेकेंड इमेज दिखाई दी विदाउट रिफ्लेक्शन। देखो बच्चों, रिफ्लेक्शन के बाद वाली जो इमेज है एक्चुअली ये यहां पे फॉर्म हो रहा है ना, लेकिन ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता है और जब यहां से रेज ऑफ लाइट जाके रिफ्रैक्ट होंगे तो उसको ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये यहां पे दिखाई देगा, है ना। इसकी इमेज यहां पे बनेगी सरफेस के ऊपर, नीचे मिरर के ऊपर, है ना, नीचे मिरर के ऊपर। और जो विदाउट रिफ्लेक्शन, यहां से रेज बाहर निकलेंगे, यस, और ये ऑब्जेक्ट उसको विदाउट रिफ्लेक्शन दिखाई देगा यहां पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, है ना। अब देखो कैसे आ गया ये फाइनल। एक इमेज यहां पे दिखाई दे रही है और एक इमेज यहां पे दिखाई दे रही है, सरफेस से 18 सेंटीमीटर पे और दूसरी वाली सरफेस से 36 पे। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 18। एंड पक्का पक्का दिस इज योर करेक्ट आंसर। बोलो बात समझ में आई अभी एकदम अच्छे से? एवरीबडी एवरीबडी यस ओके। तो पहले रिफ्लेक्शन मैंने डायरेक्ट ले लिया था, ओके, तो ऐसा डायरेक्ट नहीं लेना है आपको, ओके, उसकी इमेज वो उसका रिफ्रैक्शन लेना पड़ेगा। और इसी सवाल पर बेस्ड एक सवाल आज का लास्ट जेई मेन 2019, ओके, 2019 मतलब अभी कल आया हुआ सवाल, ठीक है, मतलब 2 साल पहले, ठीक है। A concave mirror has a radius of curvature 40, is at the bottom of the glass and has water filled up to 5 centimeter. See figure. तो ये वाटर भरा हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर पानी भरा है और यहां पर नीचे एक कॉन्केव मिरर रख दिया। तो भैया प्लेन मिरर के बदले कॉन्केव मिरर रख दिया, क्या फर्क पड़ता है? वेरी गुड। If a small particle is floating on the surface of water, its image seen from directly above the glass is at a distance of d from the surface of water. Find the value of d. Okay. देखो यहां पे ये पार्टिकल है यहां पे रखा हुआ, है ना, यस। इसकी इमेज कहां पे दिखाई देगी? इसकी इमेज कहां पे दिखाई देगी? क्वेश्चन ये है। सरफेस पे ये आई देखो यहां पे रखा हुआ है, तो 2 इमेज दिखेगी। एक तो ये डायरेक्ट दिखेगा आंखों को और उसका कोई अपैरेंट नहीं है क्योंकि सरफेस पे है, सरफेस वाला तो सरफेस पे ही दिखेगा। वेरी गुड, है ना, सरफेस वाला तो सरफेस पे ही दिखेगा, काम खत्म, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, अब देखो जरा, ये है मिरर नीचे, कॉनकेव मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस और बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस पे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है -5 सेंटीमीटर। सी पार्टिकल इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो कॉन्केव है तो मैंने -5 ले लिया। इस फिगर को ऐसे टर्न कर दोगे तो सारी कहानी क्लियर हो जाएगी, ओके। चलो, तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 40, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, है ना, रेडियस इज इक्वल टू 40, सो फोकल लेंथ इज -20। फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ इमेज। इसका इमेज कहां बनेगा? तो इसका इमेज कहां बनेगा? व्हाट इज द फॉर्मूला? डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल टू, यस, uf अपॉन u माइनस f। 1000 क्वेश्चन किए आपने इसके, तो चलो डाल दो वैल्यू, -5 इंटू -20 होल डिवाइडेड बाय -5 प्लस 20, कितना आ रहा है देखो, तो ये 5 2 जा 10, तो ये 100 प्लस 100 अपॉन 15, सही है, यस, 5 20 जा 5 3 जा, पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू मतलब भैया इसका इमेज बन रहा है यहां पे कहीं, है ना, इमेज बना यहां पे। एंड दिस इमेज, ये जो इमेज नीचे बना है अभी, यहां से रे ऑफ लाइट आएगा और रिफ्रैक्ट करके इसके पास जाएगा, है ना, तो वो कहां पे दिखाई देगा? बोलो बात समझ में आई? और देखो यार, ये भी सीधी सीधी बात है, प्लीज अंडरस्टैंड,
प्लीज अंडरस्टैंड, फोकल लेंथ है 20, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5, मतलब द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। बच्चों यहां फोकस रहेगा कहीं, तो फोकस एंड पोल के बीच में रखा हुआ है, तो केस नंबर 6 वर्चुअल इमेज ही बनेगा, और ओके है, वर्चुअल इमेज बन रहा है ना। अब ये इमेज जो है विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, दिस विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना, और उसका रिफ्रैक्शन होगा, तो भैया इसका रिफ्रैक्शन कर दो ना। यस, क्या लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, म्यू आई अपॉन डी इज म्यू आर अपॉन डी डैश। म्यू आई इंसिडेंट हो रहा है, पानी में से इंसिडेंट होके ऊपर जा रहा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है क्या भाई? यस, एनीथिंग? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है क्या? इज एट अ डिस्टेंस दे रखा है 1.33। यस, तो 1.33 डिवाइडेड बाय डी। अब डी कितना है? हाउ मच इज डी फ्रॉम द सरफेस? सरफेस से कितना है? कम ऑन, ये है 5 प्लस 20/3, तो d कितना आएगा? d इज इक्वल टू 5 प्लस 20/3, 5 3 जा 15, 20, 35 अपॉन 3 इज d। ये डिस्टेंस यहां से, दिस डिस्टेंस इज d, है ना, ये डिस्टेंस d है, तो ये है 5 और ये है 20/3, तो d मिल गया 35/3, 35 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, म्यू आर तो 1 है ना, शायद एयर में जा रहा है, तो म्यू आर इज 1 और d1 कितना है? d1 ही तो निकालना है, हो गया खत्म फिर। यस, 1.33, ठीक है, सो 3 इंटू 1.33 डिवाइडेड बाई 35 इज 1 अपॉन d डैश इज इक्वल टू कितना आएगा? 3.33 35 अपॉन, एक सेकेंड, सॉरी, 35 अपॉन 3.99। यस, तो अप्रोक्सीमेटली 4 से डिवाइड कर देते हैं उसको, तो 8 पॉइंट समथिंग। यस राघव, क्या आंसर बताया यार? 8.77। यस, तो d डैश इज 8.77, किधर से? सरफेस से, तो एक्चुअल 8.77 फ्रॉम द सरफेस, तो नीचे ही कहीं तो बनेगी, है ना, नीचे ही कहीं तो बनेगी, सरफेस से ये 5 है, 6 7 8 इधर कहीं तो बनेगी, एंड दैट वाज द आंसर ऑल्सो, यही आंसर उसका था। यस, तो प्लेन मिरर का क्वेश्चन वैसा ही स्फेरिकल मिरर का क्वेश्चन, क्या फर्क पड़ता है? तो पहले क्या किया हमने, मिरर से इमेज बनाया, कहां पे बन रही है, तो मिरर की वजह से इमेज बना यहां पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 20/3, है ना, तो ये बना इसके नीचे, तो 5 प्लस 20/3। बच्चों अगर इमेज यहां पे बनता, यस, तो हम d की वैल्यू क्या लेते? d की वैल्यू 5 माइनस व्हाटएवर, है ना, 5 माइनस दिस डिस्टेंस, ऐसे हम d की वैल्यू लेते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलो, सबको अच्छे से समझा? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? एनीबडी? बच्चों, आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द वेराइटीज, 3-4 किताबों से निकाल के सवाल कवर किए हैं इस टॉपिक के ऊपर। यस, अब करना है आपको प्रैक्टिस, तो आज का प्रैक्टिस शीट है ये, बहुत सारे क्वेश्चंस है वैसे इसमें, आगे चलो विल शेयर दैट, बट टिल देन रिवाइज इट बिफोर यू सॉल्व द प्रैक्टिस शीट। आप रिवाइज करो, पहले ये सारे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस रिवाइज करो और उसके बाद में सॉल्व करना स्टार्ट करो। ओके, सो दैट्स इट देन फॉर टुडे, सी यू गाइज।